अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मोहम्मद उसामा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि कल हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिडिल इंग्लिश का उसे हमने डिस्कस किया था, तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर आपको दिलाता चलूँ कि हमने कल जो डिस्कस किया था, वो किया था कि कैसे जॉन का बेटा हेनरी 3 आता है और वो फिर अपने आप को मतलब प्रूव करता है, अपने फादर की तरह उसके फुटस्टेप्स पर चलता है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छाई और एक बेहतर चीज़ इंग्लैंड को देकर जाता है, वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड वन के बारे में। नाउ एडवर्ड वन कम्स फ्रॉम रूल फ्रॉम 1272 टू 1307। अभी एडवर्ड वन आता है, ठीक है। आफ्टर हिम हिज सन एडवर्ड थ्री केम, मतलब एडवर्ड वन के बाद जो है, मतलब जल्दी में क्विक सक्सेशन में उसका बेटा एडवर्ड टू आता है। और वो भी जो है वीक होता है और मतलब ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाता, या ज़्यादा वक्त तक उसकी जो है वो हुकूमत नहीं चल पाती। लेटर ऑन हिज सन एडवर्ड थ्री वाज पुट ऑन द थ्रोन। अब उसका बेटा एडवर्ड थ्री आता है, जिसको थ्रोन दी जाती है। ही वॉज़ वाइज इनफ, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़हीन होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है। अगर हम कंपेयर करें एडवर्ड एडवर्ड वन और एडवर्ड टू से, ही मेड अ पीस इन 1328 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो टेंशन जो है ना वो स्टार्टिंग से ही चल रही होती है। तो जो एडवर्ड वन और एडवर्ड टू के एरा के अंदर इस तरह का कोई भी मतलब क्या कहते हैं, पीस जो है वो नहीं बन पाता। लेकिन एडवर्ड थ्री जब आते हैं तो 1328 में एक जो है वो पीस दे पाता है, एक अमन की आशा जो होती है वो दे पाती है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। Edward III started 100 years of war with France, which covers the reign of 5 English kings। अब एक और इवेंट है, मेन इवेंट है इसके अंदर एडवर्ड थ्री के राइन के अंदर, वो ये होता है कि 100 ईयर वार जो होती है फ्रांस के साथ वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो 100 ईयर्स तक चलती है। अब वो जो है ना मेजर मतलब चार इंग्लिश किंग्स होते हैं जिसके राइन को जो है वो कवर करती है। सबसे पहला है एडवर्ड थ्री, फिर रिचर्ड टू, फिर हेनरी फोर, फिर हेनरी फाइव। और ये जो टाइम चलता है वो 1337 से लेकर के 1453 तक चलता है। एडवर्ड थ्री डाइड इन 1377 एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन रिचर्ड टू। अब एडवर्ड थ्री की डेथ हो जाती है 1377 में, और उसको जो रिप्लेस कर लेता है सिंपली वो रिचर्ड टू कर लेता है। रिचर्ड राइन वाज ट्रबल्ड वन। रिचर्ड का जो मतलब दौर था वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल से घिरा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ था। बिकॉज द कंट्री वाज डिवास्टेड बाय द ब्लैक डेथ और अ टेरिबल प्लेग। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसके एरा में ब्लैक डेथ जो प्लेग मतलब जो ब्लैक डेथ है, जिसको हम प्लेग भी कहते हैं, वो कंट्री को तबाह बर्बाद कर देती है। बहुत सारे लोग जो है वो ब्लैक डेथ का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी जो है वो मतलब कैजुअलिटीज़ होती हैं। ऑलमोस्ट अबाउट अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन हैड पेरिस्ड। इसकी वजह से ऑलमोस्ट जो है ना वो जो पॉपुलेशन का जो थर्ड पार्ट होता है वो तबाह हो जाता है। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स एंड वेजेस हैड राइजन। तो अब जो लेबरर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनकी शॉर्टेज हो जाती है, बहुत कम लोग बचते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक ब्लैक डेथ ने जो है इतना ज़्यादा नुकसान किया है, बहुत सारे लोग जो है वो अभी मतलब सबकी डेथ हो गई है। तो अब क्या होता है कि जो लेबरर्स के अंदर भी एक शॉर्टेज पैदा हो जाती है। और जो वेजेस होती हैं, जैसे डेली वेजेस होती हैं, जो काम करने के लोग मतलब जो पैसे लेते हैं सिंपली, वो भी जो है ना टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ए हेवी पोल टैक्स वाज मैंडेटरी ऑन पुअर पीपल। अब इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो गरीबों के ऊपर होता है। वो इस सेंस में होता है कि गरीबों के ऊपर एक मतलब हेवी किस्म का पोल टैक्स लग जाता है, और जो रिच क्लास होते हैं वो वैसे ही मतलब गरीबों के ऊपर अपने फैसलों को इम्पोज करते हैं। तो ये भी एक बर्डन हो जाता है ना कि वो मतलब एक तो उनके पास कुछ है नहीं, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, और शॉर्टेज हो गई है लेबरर्स की, और डेली वेजेस भी इंक्रीज़ हो गई है, ऊपर से आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो।
तो कितनी डिफ़िकल्टी मतलब क्रिएट होती है। फाइनली पीजेंट रिवॉल्व इन 1381। तो होता ये है कि इन सारी वजूहात के बेस पर ये जो सारी चीज़ें उभर कर आती हैं, तो फाइनली जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बगावत करते हैं 1381 में। दिस रिवोल्ट नोन एज वाट टेलर्स रिबेलियन, इसका जो नाम है वो वाट टेलर्स रिबेलियन के नाम से वजूद में आती है। बट इट एंडेड सर्वडम इन इंग्लैंड, मतलब वजूद में आने के कुछ टाइम के बाद जो है वो सर्वडम नाम की एक जगह पर जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे ये एंड हो जाती है। रिचर्ड वाज वीक एंड हैड मैनी एनिमीज़ एंड नो चिल्ड्रन। रिचर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन भी होते हैं और उसके कोई बच्चे नहीं होते। सो ही वाज डिपोज्ड बाय हिज कज़न हेनरी ऑफ लैंकेस्टर हु बिकम किंग हेनरी फोर्थ। तो उसको जो है वो बरतरफ कर दिया जाता है और उसकी जगह पे उसका कज़न हेनरी फोर्थ जो है किंग बनता है। मोर एवर द लॉस ऑफ इंग्लिश पोजेशंस इन फ्रांस हैड मेड द हाउस ऑफ लैंकेस्टर अनपॉपुलर। अब होता है कि फ्रांस के अंदर इंग्लिश पीपल जो है वो अपनी पोजेशंस को जो है वो खो देती हैं, जिसकी वजह से जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर होता है इंग्लैंड का, वो मतलब अनपॉपुलर हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद। सो हेनरी फोर्थ वाज डिपोज्ड एंड अ यॉर्किस्ट बिकम किंग एज एडवर्ड फोर्थ। तो इसी वजह से जो है वो हेनरी को भी बरतरफ कर दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है और एक और किंग बनता है जो कि एडवर्ड फोर्थ होता है। Edward V and a 12 years old boy and his younger brother Richard were murdered in the town of London by their uncle. एडवर्ड फिफ्थ और उसका एक ओल्ड बॉय जो कि 12 साल का होता है और उसका यंगर ब्रदर रिचर्ड, उनको जो है ना वो लंदन टाउन के अंदर उनका अंकल जो है मार देता है। दिस हॉरिफाइड पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड दे रेलीड राउंड हेनरी ट्यूडर। तो ये जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, ये इंसिडेंट उनको जो है वो डरा देता है और वो फिर हेनरी ट्यूडर के पास जो है वो आते हैं, जो कि लैंकेस्ट्रियन जो है वो लैंकेस्ट्रियन का जो है वो वारिस होता है। आफ्टर राइन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की हुकूमत के बाद, रिचर्ड थ्री वाज डिफीटेड एंड किल्ड एट बोसवर्थ। रिचर्ड थर्ड को भी जो है वो मतलब हरा कर मार दिया जाता है बॉसवर्थ फील्ड के एक प्लेस पे 1485 के अंदर। हेनरी ट्यूडर मैरिड द हेरिस ऑफ द यॉर्किस्ट हाउस। फिर हेनरी ट्यूडर जो है वो यॉर्किस्ट हाउस की जो वारसा होती है उससे शादी कर लेता है। एंड थस बाय यूनाइटिंग द टू वेरिंग हाउसेस ब्राट टू अ क्लोज। और उसी के साथ जो है वो ये चैप्टर, ये जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है, सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये एंड हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमने आज डिस्कस किया है सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है मिडिल इंग्लिश का। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, तो ये आज हमारा पार्ट 2 था। थैंक यू सो मच।